Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the sixth lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about the basics of the climate change. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में. If the temperature, precipitation and the insolation pattern of a given area is constant for more than 30 years, then it is known as the climate of that area. So guys, अगर हम लोग बात करें राजस्थान की तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा और रेनफॉल बहुत ही कम होती है. लेकिन अगर हम लोग लद्दाख वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम और प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल होती है. और गाइस बहुत टाइम से ऐसा ही चलता आ रहा है. इसीलिए अगर कोई हमसे पूछता है कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा और रेनफॉल बहुत ही कम होती है. लेकिन अगर कोई भी हमसे लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में पूछता है तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम और प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल होती है. तो गाइस अगर हम लोग इंडिया के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो हमें पता है कि मई से लेकर सितंबर तक होता है समर सीज़न, जुलाई और अगस्त में होता है मॉनसून, उसके बाद नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है विंटर सीजन. तो ये हो गया है इंडिया का क्लाइमेट. लेकिन गाइस, इफ देयर इज एनी टेम्परेरी चेंज इन द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और द इंसोलेशन पैटर्न ऑफ अ गिवन एरिया, देन इट इज नोन एज द वेदर एंड नॉट द क्लाइमेट. सो गाइस, हम लोग क्या बोलते हैं कि दिन में थोड़ी सी गर्मी हो गई थी लेकिन रात को जो टेम्परेचर था वो बहुत ही कम था. सो दिस इज बेसिकली द वेदर. एंड गाइस, अगर हमें कहीं भी घूमने जाना होता है तो हम लोग वेदर फॉरकास्टिंग देखते हैं कि बेसिकली बारिश तो नहीं होने वाली. सो गाइस, जो बिन मौसम बरसात होती है दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द वेदर. क्योंकि जब ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होती है और प्रेसिपिटेशन हो जाती है. लेकिन अगर हम लोग मानसून वाली रेनफॉल की बात करें दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. एंड गाइस, अगर आप बठिंडा में हैं और आपका कोई भी फ्रेंड चंडीगढ़ में है और आपने उससे पूछना है कि वहाँ पर मौसम कैसा है तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? वेदर का. क्योंकि गाइस आपको पता है कि अगर यहाँ पर स्प्रिंग है तो वहाँ पर भी स्प्रिंग ही चल रहा है. तो गाइस उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की. सो गाइस, इफ देयर इज एनी चेंज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ देन इट इज़ नोन एज द क्लाइमेट चेंज. मतलब कि अगर एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो जाए चाहे वो डिक्रीज हो जाए, इट इज़ बेसिकली रेफरिंग कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो गाइस होता क्या है, अगर हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में कोई चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इंसोलेशन पैटर्न चेंज हो रहा है. क्योंकि गाइस हमें पता है कि अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से. दैट इज़ बेसिकली द हेड ऑफ द सोलर फैमिली. एंड सन से एनर्जी किस फॉर्म में आती है? इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशंस. अगर हमारी सोलर रेडिएशंस के पैटर्न में कुछ भी चेंजेस आते हैं दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. तो गाइस ऐसा हो सकता है कि हमारे अर्थ के मोशन में कुछ चेंजेस आ गए, या फिर आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है दैट इज़ बेसिकली इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री टुवर्ड्स द सन. अगर उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में कोई चेंज आ गया है, या फिर गाइस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और हो गया जिसकी वजह से इंसोलेशन पैटर्न चेंज हो गया. तो इसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज होगा. अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इवेपोरेशन रेट चेंज होगा. इवेपोरेशन रेट चेंज होने से क्लाउड फॉर्मेशन का रेट चेंज होगा एंड हेंस द चेंज इन द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो गाइस इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका मतलब इंसोलेशन पैटर्न भी चेंज हो रहा होगा. और अगर इंसोलेशन पैटर्न और टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं दैट इज़ बेसिकली लीडिंग टू द चेंज इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट एरिया. सो गाइस इस तरह से क्या होगा, किसी भी एरिया के क्लाइमेट में चेंजेस आ जाएंगे. तो गाइस उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट फोर्सिंग के बारे में. सो गाइस, ऑल द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द क्लाइमेट आर नोन एज द क्लाइमेट फोर्सिंग. तो गाइस कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि बेसिकली हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट आर बेसिकली नोन एज द पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग. लेकिन जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं उन्हें हम लोग किस में इंक्लूड करते हैं? नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग में. तो गाइस अगर ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग.
लेकिन गाइस अगर ऐसा हो कि ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। तो गाइस ऐसे हम लोग जो फैक्टर्स होते हैं इन्हें बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग एंड द नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। तो गाइस उसके बाद जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली नेचुरल हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं। तो जो भी नेचुरली अकरिंग फैक्टर्स हैं उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, नेचुरल कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जैसे कि हमारी अर्थ के मोशन में कोई चेंज आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो गया, या फिर कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग हो गई। दीज आर ऑल बेसिकली द नेचुरल कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। लेकिन गाइस अगर हम लोग मैन मेड कॉजेज की बात करें, विच आर ऑल्सो नोन एज द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, तो उसमें आते हैं वो सारी की सारी चीज़ें जिनसे कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, या फिर अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड हमें पता है कि इस सेंचुरी के एंड तक हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो गाइस इससे आपको क्या पता चला कि जो पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग है वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि अगर नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग हो रही होती तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज होना था, लेकिन अभी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग ज़्यादा है। तो गाइस अभी देखते हैं नेचुरल कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो गाइस इसमें आती हैं क्लाइमेट बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी में देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो गाइस आप यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय चारुल, आपको वहाँ पर मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस उसके बाद हमने मिलैंकोविच प्रिंसिपल्स के बारे में भी देखा था, ऑब्लिक्विटी, इंसेंट्रिसिटी एंड द प्रिसीजन, इसके बारे में भी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। उसके बाद गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड थ्योरी होती है, वॉल्केनिक डस्ट थ्योरी होती है, मीटियोरेटिक डस्ट थ्योरी है, सनस्पॉट थ्योरी है, दे आर बेसिकली द नेचुरल कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एंड इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गाइस अभी एक बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो गाइस जो भी ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं, दे आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ज़्यादा कैप्चर होंगी, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीज हो जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विच विल बेसिकली लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद गाइस अगर हम लोग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन रिलीज होते हैं, विच आर बेसिकली द ग्रीन हाउस गैसेज। सो गाइस अगर उसके बाद बात करें कार्बन सिक्विस्ट्रेशन की, जिसमें हम लोग करते क्या है कि एटमॉस्फेयर में से जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे कलेक्ट करते हैं एंड उसे बेसिकली ग्रीन कार्बन या फिर ब्लू कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गाइस इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में डिक्रीज हो जाती है, विच इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। सो गाइस अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो गाइस उसके बाद हमें पता है कि जो भी हमारे पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। ये भी ग्रीन हाउस गैसेज की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। जो भी हमारी पैडी फील्ड्स होती हैं, यहाँ से बेसिकली क्या रिलीज होती है, मीथेन गैस, विच इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग। एंड उसके बाद गाइस जो भी हमारे एयर कंडीशनर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हेयर स्प्रेज होते हैं, या फिर जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स, गैसेस यूज़ की जाती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। सो गाइस इनके बारे में भी हम लोग फर्दर लेक्चर्स में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। सो गाइस इफ़ यू enjoyed my video then do like, share and subscribe. Thank you so much and stay tuned.